हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश मॉक टेस्ट नंबर 4, जो कि एयरफोर्स एक्सवाई कोस्ट गार्ड नेवी एग्जाम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हमने 3 मॉक टेस्ट कर लिए। अगर आपने उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो जाओ, सारे को मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है इंग्लिश टेस्ट 2021 करके। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, सेव करके रख लो, ताकि जितने भी मैं उसमें क्लासेस को ऐड करते जाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। एक चीज, हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा जब भी आप वीडियो को पब्लिश कर रहे हो। तो भाई, अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उस पे कुछ देर तक प्रेस करके रखो ना, फिर जाके ऑल का जो ऑप्शन देगा ऑल पे करके रखो, तब जाके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेगा। ठीक है। और इस समय क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही है डे बाई डे। तो गाइस चलो, आज के मॉक टेस्ट को हमने एसएससी के टफ लेवल के मॉक टेस्ट को ऐड किया है। तो चलो देखते हैं कितने आप लोग आज सही करते हो। जितने भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले बोलूं कि अभी एयरफोर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बैच अनअकैडमी पे लॉन्च हुआ है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए। ठीक है। जिसमें कि आपको जो 26 जनवरी को लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सा बैच है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको बेसिक लेवल से तैयारी कराएंगे, मतलब जितने भी लोग चाहते हैं सिलेक्शन लेना, बेसिक लेवल से पढ़ के तैयारी करना, इस बैच में आपको जरूर सिलेक्शन मतलब इनरोलमेंट लेना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और इसकी फी भी बहुत ज्यादा नहीं यार, 6000 कुछ है। तो मैं आपको उसमें भी 10% का डिस्काउंट दिलवा देता हूँ। कैसे भाई, आप ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड, यहाँ पे जो ए टू जेड स्टडी लिखा हुआ है ना, इसको यूज कर लो। जितनी भी फी होगी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और घर बैठे आप घर मतलब एक तरीके से तैयारी कर सकते हो। और साथ में अगर एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो एक बैच आपके लिए रणविज है। इसके लिए भी आप ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना। जितनी भी फी लगेगी उसमें 10% का डिस्काउंट लगेगा। घर बैठे तैयारी करने का अनअकैडमी सबसे बेस्ट तरीका है, यूट्यूब के साथ साथ। तो यहाँ पे गाइस देखो क्या बोल रहे हैं गाइस, आपको 6 मंथ का मान लो लेना है तो यहाँ पे 6400 पे करना बट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड जो नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो क्या है भाई, ए टू जेड स्टडी जब मैंने लिख दिया तो देखो ये 6400 का 5760 बन गया। कितना आसान है, कम पैसे में हम घर बैठ के तैयारी करेंगे। ठीक है। तो यही फर्क होता है, घर बैठ के तैयारी भी करो, कम पैसे भी करो और सिलेक्शन भी ले लो। ठीक है। तो चलो अब जो है मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। और दोनों बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि चलो, इसमें पूछ रहा है कि ग्रामर में कहाँ ये एरर है। इन द सेंटेंस आर डिफाइंड इन, क्या बोल रहा है भाई, इन दिस सेंटेंस identify the segment which contains the grammatical error। ठीक है। there is many modes of travels to go to Agra but I prefer road travel। मतलब बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे आगरा जाने के लिए बहुत सारे एक तरीके से ट्रेवल्स के मोड है, बट मतलब जाने के बहुत सारे जरिए हैं। बट मुझे रोड वे जो है ना, रोड पे ट्रेवल करके जाना बहुत ही अच्छा लगता है, वो पसंद करता है। तो चलो ठीक है, उसको रोड पे अच्छा लगता है, बट इसमें एरर क्या है ये पूछ रहे हैं। तो ये पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, देयर इज मैनी मोड्स, उसके पास बहुत सारा जरिया है। तो बहुत सारा जरिया है तो यहाँ पे बहुत सारा के लिए इज थोड़े होगा। इज के जगह पे क्या होगा भाई, आर का यूज होगा। इज के जगह पे आर का, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में एरर है। देयर इज मैनी रोड्स, मोड्स है ना, ये मोड्स के जगह पे इज के जगह पे आर करेंगे हम लोग सिंपली, क्योंकि मोड्स ऑलरेडी ये प्लूरल वर्ड हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, वर्ब प्लूरल बनेगा ना कि सिंगुलर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। बोल रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया ना, प्लेइंग विथ फायर, ये एक इडियम है, प्लेइंग विथ फायर। ठीक है। इसका आंसर मतलब क्या होता है, प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है, देखो आग के साथ खेलना मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क लेना। एक तरीके से समझ लो, याद करने का तरीका यार, तो बहुत बड़ा जोखिम भरा काम करना। तो टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। ठीक है। टेकिंग अ ग्रेव रिस्क मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से थके नहीं, जिसको आसानी से हम लोग हरा नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं। वीडियो को रोक के जरा यहीं पे पॉज करके दिमाग लगाओ कौन सा आंसर होगा। वन हु डज नॉट टायर इजली, जिसको आसानी से हम लोग थका नहीं सकते, हरा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनडेफिटेजिबल। ठीक है। इनडेफिटेजिबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से थके नहीं या फिर जो हारे नहीं। ठीक है। चलो, तो इसको तो बोलते हैं जो थके नहीं। ठीक है। और एक वर्ड होता है जिसको हराया नहीं जा सकता। ठीक है। उसका वर्ड होता है इनविंसिबल, बोलते हैं उसको इनविंसिबल। और विंसिबल का मतलब जिसपे पराजय कर ले और जिसको पराजय नहीं कर पाए, इनविंसिबल कहते हैं। और इंडेफिटेजिबल का मतलब जिसको थकाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि एंटोनिम बताओ आप। स्कैंटी क्या है, स्कैंटी का एंटोनिम क्या होता है। स्कैंटी का मतलब हमने वोकैबुलरी धीरा चैनल में पढ़ा था कि बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है। स्कैंडी का मतलब बहुत ज्यादा कम, तो बहुत ज्यादा का अर्थ देने वाला कौन सा यहाँ पे, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। बाकी देखो इन सब का राइट आंसर तो सी है, इन सब का हिंदी भी जान लो। स्मॉल का मतलब छोटा, सबको पता है। कंसाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संक्षिप्त करना। जैसे कि स्टोरी लिख रहे हो 5 पेज का, मैंने बोला भाई पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कम करो उसको, तो आपने 3 पेज में कर दिया, मतलब संक्षिप्त में लिख दिया उसको। वही है कंसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, परफेक्ट मतलब आंसर। मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं बोलूंगी इसका सटीक आंसर बताओ, परफेक्ट आंसर बताओ, तो वही होता है प्रिसाइज। ठीक है। अभी चलो
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म पूछ रहा है कि इसका करेक्ट जो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है उसका पैसिव फॉर्म कौन सा होगा गाइस। तो यहाँ पे सिंपली सेंटेंस पढ़ो क्या है, द ओपेंड, ठीक है, दे ओपेंड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। वो क्या कर रहे हैं भाई, मॉल ओपन कर रहे हैं, लास्ट मंथ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो न्यू मॉल को ओपन किया गया, ठीक है, दे ओपेंड खोला उन्होंने, स्टार्ट किया। तो दे के साथ क्या है, V2 है, ठीक है, तो दे के साथ V2 है तो मतलब पैसिव इसका वाज बनेगा, तो ए मॉल वाज ओपन नियर बाय लास्ट मंथ, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। चलो 6 नंबर पे हमारे साथ ABCD सेंटेंस अरेंजमेंट, जो कि आप PQRS बोलते हो जिसको, ठीक है, PQRS जिसको बोलते हैं वही है ABCD। ए में क्या है, वेन वी कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन व्हाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम्स। मतलब ए में बोल रहा है जब हम एक ही जोक पे बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही प्रॉब्लम पे बार बार चिल्लाने से क्या फायदा है, यही तो बोल रही है। तो क्या यहाँ से एक सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं जब हमें मतलब किसी का और छोर पता नहीं और कुछ भी बोल देंगे क्या कहीं पे जाके, किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं ना। तो यहाँ से मतलब कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी बी नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, वन डे ही टोल्ड देम अ जोक, एक दिन उसने उन लोगों को जोक सुनाया एंड एवरीवन रोयर विथ लाफ्टर, और सभी लोग चिल्ला चिल्ला के हंसने लगे, ठीक है। तो भाई कौन सुनाया कौन हंसा मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, तो हम बी से कैसे सेंटेंस स्टार्ट कर दे। अगर मैं कहीं से आऊं आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कह रहा हूं, और डायरेक्ट मैं आपसे स्टोरी सुना रहा हूँ, पता है मैं गया था वहां पे और वहां पे सारे लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, आप बोलोगे कहाँ गए थे और तुम हो कौन और कौन क्या कर रहा था, आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए हम बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस को, क्योंकि कौन हंसा कौन कहा कुछ पता तो चल नहीं रहा है इससे। अभी सी क्या बोल रहा है, पीपल केम टू अ वाइज मैन, लोग जो है एक बुद्धिमान इंसान के पास आए टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम। मतलब एक बुद्धिमान इंसान के पास लोग आते थे और बार बार एक ही प्रॉब्लम को बार बार सुनाते थे। तो ये हमें लग रहा है कि यहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान है जहां से हमें पता चल रहा है एक बुद्धिमान इंसान है जिसके पास लोग आते थे और एक ही प्रॉब्लम पे उसको सुना सुना के परेशान करते थे, ठीक है। तो ये सब लग रहा है कि सी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी हम डी को पढ़ लेते हैं, डी क्या कह रहा है, वेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस, जब उसने एक जोक को दोबारा सुनाया, नो बडी लाफ्ड एनीमोर, ठीक है, फिर किसी ने हंसा वसा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि कौन रिपीट किया कौन हंसा, इसे भी नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम सेंटेंस को सी से स्टार्ट करेंगे। और सी से स्टार्ट करने के बाद ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी के बाद क्या है, बी, मतलब पीपुल केम टू अ वाइज मैन टू कंप्लेन अबाउट द सेम स्टोरी एवरी टाइम, मतलब एक पीपल इंसान जो है ईमानदार आदमी के पास लोग आते थे और हमेशा एक ही प्रॉब्लम सुनाते थे। तो फिर उसने क्या किया, वन डे ही टोल्ड देम अ जोक, एक दिन उसने क्या किया उन लोगों को एक जोक सुनाया एंड एवरीवन रोयर विथ लाफ्टर, और सब लोग क्या किए भाई, चिल्ला चिल्ला के हंसने लगे। फिर क्या हो रहा है, डी बोल रहा है हमारे पास, वेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस, अब वो लोग शांत हो गए हंस हंस के, ठीक है। तो फिर उसने फिर से उस जोक को रिपीट किया, नो बडी लाफ्ड एनीमोर, फिर से कोई नहीं हंसा। अभी जो दोबारा उसने जब जोक को सुनाया था कोई हंसा नहीं, ठीक है। जब कोई नहीं हंसा तो फिर वो क्या बोलता है, when we can't laugh at the same joke again, जब हम लोग एक ही जोक पे दोबारा नहीं हंस सकते हैं तो why should we cry over the same problem, तो फिर एक ही प्रॉब्लम पे बार बार चिल्लाने से क्या फायदा है, क्यों चिल्लाते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा, लग्जरी का राइट स्पेलिंग कौन सा है, वीडियो को रोक के जरा अच्छे से पढ़ लो। तो मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ, लग्जरी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। लग्जरी का मतलब आपको पता होगा, लग्जरियस कार चाहिए भाई, आरामदायक कार चाहिए, तो आराम आराम देने वाला लग्जरी होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पूछ रहा है सिनोनिम बताओ अडेप्ट का। अडेप्ट का मतलब होता है किसी परिस्थिति के अनुकूल होना, मतलब उस चीज के अनुकूल हो, तो मतलब वहां पे जो चीज है वो चीज आपको पता है, आप उस चीज के लिए स्किल्ड हो, ठीक है। तो स्किल्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है, योग्य हो आप उस चीज के, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, स्किल्ड, ठीक है ना। चलो बाकी सबका हिंदी पता होगा आपको, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु होना, अननोन का मतलब पता है जिसको आप नहीं जानते हो, एलोन का मतलब अकेला होता है, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे ABCD सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, दोबारा यहाँ नाक में उंगली कर दे, जरा फिर से पढ़ो इसको क्या बोल रहे हैं। एम में है हमारे पास, द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विथ व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियन, ठीक है। क्लॉग का मतलब होता है जाम होना और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, ठीक है, पैदल जो यात्रा करते थे उनके। अब बोल रहा है एक मार्केट जहां हमेशा जाम रहता था गाड़ियों से, वो आज क्लियर है, मतलब खाली है, मतलब किसके लिए, अब वो उनके लिए, पैदल यात्रियों के लिए। अब कौन सा मार्केट है क्या खाली है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए अब ए से स्टार्ट करना हमें उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि कौन सा मार्केट है, कहाँ पे लोग जाते थे क्या करते थे हमें क्या पता है, ठीक है। तो चलो अब अगला पढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द रोड हैड सॉरी द रोड हैज इवन बीन मार्क्ड विद स्ट्राइप्स डीमार्केटिंग स्पेस ऑफ हॉकर, जो रोड जो था हमेशा मतलब मार्क कर दिया जाता था कि इतनी जगह मतलब छेक के रख जाते थे वो जो रोड पे फुटपाथ पे बेचने वाले लोग थे,
वो लोग अपना स्पेस घेर के रख लेते थे कि यहाँ पे हमको बेचना है, उनसे जाम रहा करता था हमेशा। फिर ठीक है, तो इससे भी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो रोड के बारे में अपन बात की जा रही है, इससे हमें कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो लाइड विथ अ ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट अ ग्रीन लुक। मतलब वो जो जगह था, क्या की गई थी, एक लाइन से पॉट को सजाया हुआ था, मतलब गमले को, फूलों के गमले को सजाया हुआ था, जिससे वो पूरा ग्रीन लुक दे रहा था। ठीक है, चलो इतने से भी आंसर हमें मिल नहीं रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। Visitors to the Bai Carol Bagh market in Delhi, सॉरी बिजी है, विजिटर टू द बिजी कैरोल बाग मार्केट इन दिल्ली, मतलब जो विजिटर्स थे जो कैरोल बाग, दिल्ली की जो कैरोल बाग में हमेशा बिजी रहते थे मार्केटिंग करने में, वी आर इन फॉर अ सरप्राइज, वो लोग क्या हो गए थे भाई, सरप्राइज हो गए थे। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि डी से अगर हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, तो एक चीज हमें पता चल रहा है कि जो ये कैरोल बाग की मार्केट के बारे में बात की जा रही है, दिल्ली में जो है, वहां पे जो बिजी रहते थे लोग हमेशा, आज वो सरप्राइज हो गए, ये चीज हमें पता चल रहा है। अब किस चीज से सरप्राइज हो गया, अब आगे देखो। डी के बाद अगर हम देखो, एक ऑप्शन नंबर डी में डी से स्टार्ट की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए में डी से स्टार्ट की जा रही है, और ऑप्शन नंबर बी में भी डी से स्टार्ट की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम पहले फॉलो करते हैं कि डी के बाद, मतलब ए में क्या है, डी से जब स्टार्ट करें तो डी के बाद सी है, अगर सी रखेंगे हम, इट इज ऑल्सो लाइन विथ ब्यूटीफुल पॉटेड। अब क्या लाइन किया हुआ है, क्या नहीं लाइन किया, हमें कुछ समझ में नहीं आया अभी डी के बाद, जस्ट अगर हम ये पढ़ ले तो, इसलिए ए नंबर हमारा सही नहीं है। अब चलो हम सी ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। डी के बाद अगर ए यूज करें तो विजिटेड टू द कैरोल बाग, जो भी बोल रहा है कि जो कैरोल बाग, दिल्ली के कैरोल बाग में जो विजिटर्स थे वो सरप्राइज हो गए थे, किस चीज से भाई, तो द ऑप्शन नंबर ए पढ़ो अब। द मार्केट विच हैज रिमेन क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर प्रेसिडेंट, मतलब जो हमेशा गाड़ियों से भरा हुआ मार्केट रहता था वो आज पेडेस्ट्रियन के लिए खाली है। तो ये चीज सही है भाई, ये देख के लोग कोई भी भौचक्का हो जाएगा, चकित हो जाएगा। ठीक है, फिर बी बोल रहा है भी, द रोड वाज इवन इवन मार्क्ड विद द स्ट्राइप डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर हॉकर्स, जो मतलब जगह हॉकर्स, फुटपाथ में बेचने वाले लोग क्या छेक के रखा करते थे। इट इज ऑल्सो लाइन्ड विद ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट ए ग्रीन लुक, मतलब वो आज क्या हुआ था, जो छेक के रखा करते थे वो आज फूलों के गमलों से लाइन से सजाया हुआ है और वो ग्रीन लुक दे रहा है। तो ये देखे क्या हो गए थे वो लोग, सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब इसके लिए आपको इंग्लिश का अर्थ निकालना जरूरी है, जो लोग इंग्लिश का हिंदी कर सकते हैं अपनी या फिर हिंदी या फिर उनका खुद का नेटिव लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो इजिली समझ जाएंगे इसको। चलो 10 नंबर में बोल रहा है, टर्न अ डीफ ईयर एक इडियम है, टर्न अ डीफ ईयर, इसका इडियम का मतलब बताओ क्या होता है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी चीज को अनसुना कर देना। तो निग्लेक्ट इसका राइट आंसर है, अनदेखा या फिर अनसुना कर देना। ठीक है, तो निग्लेक्ट करना राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, 10 के बाद 16 कहां से आ गया, बिकॉज इसके बीच में 5 क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो आपके एग्जाम में आता नहीं है। 16 नंबर में बोल रहा है कि बताओ करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है इसमें, रेपिटेशन, तो रेपिटेशन के बाद आर ई पी ई होता है इसमें, लेकिन आर ई पी आई है, तो ये गलत हो गया रेपिटेशन में, तो ये गलत हो गया ये चीज। अब देखो एग्रावेट है ना, एग्रावेट का मतलब क्या होता है, किसी कंडीशन को और भी खराब कर देना। तो यहाँ पे डबल आर नहीं होता है, सिंगल आर होता है, ए डबल जी आर ए ए बी ए टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल आर है, तो ये भी गलत है। और ये हाइटेन लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन हाइटेन की स्पेलिंग ये नहीं होता है, एच ई आई जी एस टी होता है, तो यहाँ पे जी गया है, ये भी गलत है। अब बचा कौन सा है, कंप्लीट, मतलब सही है, काम को पूरा कर देना, तो ये स्पेलिंग सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बोल रहा है, इनिशिएट का सिनोनिम बताओ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी काम को शुरू करना। ठीक है, इनिशिएट का मतलब प्रारंभ करना, तो प्रारंभ करने का वर्ड कौन सा है हमारे पास, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना। ओके, अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो सेंटेंस है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, ये पैसिव में लिखा हुआ है सेंटेंस, बाय हुम वेयर यू टॉट मैथमेटिक्स, किसके द्वारा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका बताओ, एंड एक्टिव बताओ, मतलब ये पैसिव में लिखा गया है तो इसका एक्टिव बताओ क्या होगा, किसके द्वारा मैथ आपको पढ़ाया गया है, तो मतलब क्या आप किससे मैथ पढ़े हो, हु टॉट यू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हु टॉट यू मैथमेटिक्स, आपको किसने मैथ पढ़ाया भाई। चलो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये एक वर्स लाइन है, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा स्टडी द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी जो अंडरलाइन किया गया ना, सेंटेंस को इंप्रूव करो, क्या उसमें जो गलत है, तो बताओ कि क्या क्या उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, ऑप्शन ए बी और डी के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि यही चीज सही है तो आप सी को आंसर कर दो, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ गलती है, क्या गलती है भाई, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट, हैड के साथ भीतरी का यूज होता है और यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टेड होना चाहिए था। ठीक है, स्टार्टेड का अर्थ कौन सा देने वाला है यहाँ पे गाइस, ध्यान दो, ऑप्शन नंबर बी में देखो लिखा हुआ है, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी 20 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रोलॉन्ग का क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, ये देखो एंटोनिम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटोनिम है ना, तो मैंने उसको पूरा लिपा पोती कर दिया एंटोनिम को।
तो ये देखो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को खींच के लंबा बना देना, खींच के लंबा बना देना। तो लंबा बनाने का उल्टा क्या होगा, शॉर्ट करना, शॉर्टेन करना है किसी चीज को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, अलाउ का मतलब होता है अलाउ कर देना, ठीक है, और इंक्रीज का मतलब बड़ा करना, ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अब 21 में बोल रहा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिस चीज को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो उसका वन वर्ड क्या होगा। देखो दो वर्ड है, एलिजिबल और इलिजिबल। तो जब जो चीज को हम पढ़ नहीं सकते उसको आई डबल एल से लिखते हैं, इलिजिबल अपठनीय, जिसको पढ़ नहीं सकते, और इलिजिबल का मतलब होता है योग्य होना, ठीक है। चलो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, फॉलोइंग डिटेल्ड डिलीबरेशन द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक, मतलब मीटिंग को नेक्स्ट वीक तक क्या कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन किया गया होगा, बट पोस्टपोन तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो पोस्टपोन का एक अर्थ देने वाला है हमारे पास एडजॉर्न, ठीक है, एडजॉर्न यहाँ पे राइट आंसर है। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना। और कैंसल्ड नहीं होगा, क्योंकि कैंसल का मतलब होता है खत्म कर देना, साफ उस मीटिंग को खत्म कर दो। अगर ये सेंटेंस में ये चीज नहीं रहता ना टिल नेक्स्ट वीक, तो हम कैंसल्ड यूज कर सकते थे, बट ये जब आ गया कि अगले वीक के बाद इसको फिर किया जाएगा, तो वहां पे एडजॉर्न राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर में बोल रहा है, तो बताओ इसमें ग्रामेटिकली एरर कहाँ पे है। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच, मतलब हैवी लंच करने के बाद सी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फूड, अब वो दूसरे खाना खाने के लायक नहीं थे, ठीक है, खाने के लिए तैयार नहीं थी। तो कहीं देखो हैविंग के साथ कभी भी भीतरी का यूज होता है, हैविंग टेकिंग नहीं होगा, हैविंग टेकन होगा, ठीक है। तो टेकिंग की जगह पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे टेकन करना चाहिए था, टेकन आ हैवी लंच होगा। तो ये चीज समझ लेना आप। अभी देखो हिमा दास, द रिंगिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड, अब यहाँ पे वन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। नेशनल रिकॉर्ड जब वो कोई इंसान अपने नाम कर लेता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट का यूज नहीं करते, गिब्स का भी यूज नहीं करते, होल्ड का यूज करते हैं। होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड, होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड का मतलब वो नेशनल रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेना, ठीक है, तो होल्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो ये जो यहाँ पे फिर से 25 में आ गया हमारे पास, आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल लीव टेक लीव एंड स्टे एट होम, मतलब लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा अंडरलाइन है, वो अगर बताओ वो चीज सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट कर दो, अगर गलत है तो कौन सा ए सी डी में से कौन सा यूज करके उसको हम सही बना सकते हैं। तो गाइज आई एम के साथ पहले तो बिफोर यूज होता है, और एक चीज और समझ लो, थिंक को हम बिफोर के रूप में इंग्लिश ग्रामर के लिए, ग्रामर में हम थिंक का थिंकिंग नहीं बनाते हैं, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में तो यूज नहीं होगा। तो इसके पहले कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है। तो आई एम थिंकिंग के अगर अलावा क्या कर सकते हैं, इसको हम आई थिंक कर सकते हैं। तो आई थिंक वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पास्ट में होता, आई वाज थिंकिंग अगर रहता है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह लिखा गया है, इसको थिंकिंग नहीं किया, फिर भी यहाँ पे आई एम कर दिया गया है। तो एम का यूज अनसुटेबल है, सुटेबल नहीं है ये, तो एम को हटा दो, बाकी सब सही हो जाएगा। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये अगले दिन मैं क्या करूंगा भाई, छुट्टी लूंगा और घर पे आराम करूंगा, ओके। आई होप गाइस कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, मॉक टेस्ट ये परचेज कर सकते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही स्पेशल सा मॉक टेस्ट है, 600 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 600 क्वेश्चन है इसमें। और इसको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस मेल करो मुझे, THIRAJ217@gmail.com। मैं आपको मेल पे अपना मतलब कांटेक्ट बता दूंगा कि किस तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू या फिर जैसे भी। फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसको परचेज करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा किस तरीके से परचेज कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, और बिल्कुल भी एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बाकी कमेंट में जरूर बताना कि टोटल कितने मार्क्स आपके हैं।